नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास की विज्ञान की इकाई 4 यानी विद्युत का प्रभाव, जिसके अंतर्गत आज हमको समझना है दिष्ट धारा जनित्र। यानी दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है और किस तरह से ये कार्य करता है, ये बच्चों आज हम जानेंगे। तो जो दिष्ट धारा जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दिष्ट धारा जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का हमारा क्या सिद्धांत है, हम जानते हैं कि जब किसी आर्मेचर या कुंडली को चुम्बकीय क्षेत्र के अंतर्गत घुमाया जाता है, यानी जब किसी आर्मेचर या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घुमाया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हमारे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है। और ये इसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो हम जानते हैं, हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में ही पढ़ा था कि इसमें क्या है, आर्मेचर को घुमाते हैं, आर्मेचर को घुमाएंगे तो वहां पर कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा, और प्राप्त क्या हो रहा है, हमें विद्युत धारा प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब इसकी संरचना और किस तरह से ये कार्य करता है, तो संरचना बच्चों हम पेपर में लिखेंगे तो हम बिंदुवार लिखेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी संरचना। संरचना, और जो पहला बिंदु है वो है हमारा क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक, तो इसमें दो शक्तिशाली एन व एस चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जिसके मध्य में आर्मेचर को घुमाया जाता है। किस तरह से, जैसे एक मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये है मान लीजिए हमारा एन और ये है हमारा एस। इसमें दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जिसके मध्य में, जिसके बीच में क्या किया जाता है, आर्मेचर को घुमाया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर से किधर को होगी, एन से एस की ओर होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर होती है, ये बच्चों हम जानते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। दूसरा लिखेंगे इसमें आर्मेचर। आर्मेचर, तो आर्मेचर में हमको लिखना है, यानी नरम कच्चे लोहे के क्रोड को आयताकार मोड़कर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। यानी नरम कच्चे लोहे के क्रोड को एक आयताकार मोड़कर पृथक्कृत तांबे के तारों को लपेट करके एक हम क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली बनाते हैं, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और ये आर्मेचर क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घूमती है। जैसे यहां मान लीजिए हम एक आर्मेचर शो कर दें, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसी में हम क्या करें, एक आर्मेचर। तो यहां मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक आयताकार पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके इस तरह से एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। इसमें सिरों को नाम दे दूं ए बी सी डी, कुछ इस तरह से, यानी इस तरह से ए बी सी डी, इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, दूसरा सिरे है। ये कुंडली क्या करती है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या करती है, घूमती है, यानी इसको घुमाया जाता है। और तीसरा बिंदु लिखेंगे हम, यानी क्षेत्र चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया, तीसरा लिखेंगे विभक्त वलय। विभक्त वलय, विभक्त वलय, तो जब हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ा था उसमें थी सर्पी वलय।
तो यहाँ इसकी बनावट में ये थोड़ा अंतर आ गया, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र में सर्पी वलय थी और यहाँ सर्पी वलय के स्थान पर क्या आ गया, विभक्त वलय आ गया। विभक्त वलय यानी एक ये पीतल की बनी होती है, जैसे ये रिंग है और इस रिंग को काट दिया जाता है, यानी आधा इससे जोड़ दिया जाता है, आधा आधी स्लिप रिंग दूसरे सिरे से जोड़ दी जाती है। यानी कुछ देखें आप किस तरह से, इस तरह से जैसे ये हमारी एक विभक्त बल है, विभक्त का मतलब इसको काट दिया, बीच में से काट दिया, तो एक से आधी विभक्त बल है इस सिरे से जुड़ी हुई है और आधी दूसरे सिरे से जुड़ी हुई है और पीतल की बनी होती है। ये विभक्त बल है जो अब आर्मेचर घूमेगी तो उस आर्मेचर के साथ साथ क्या करते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ चित्र में भी थोड़ा मैं बना देता हूं, ये हो गई हमारी विभक्त बल है। विभक्त बल है, इसके नाम दे दूं, ये हो गया मान लीजिए विभक्त बल है, चलिए S1 और ये हो गई हमारी S2। चौथा लिखेंगे इसमें बुरुस, बुरुस। तो विभक्त वलय से कार्बन के बने हुए दो बुरुस क्या करते रहते हैं, स्पर्श किए रहते हैं विभक्त वलय को। एक बुरुस मान लीजिए हमारा ये हो गया, एक बुरुस ये इसको टच किए रहेगा विभक्त वलय को। दूसरा बुरुस ये हो गया, ये इसको क्या करेगा, विभक्त वलय को स्पर्श किए रहता है। इसका नाम दे दूं मान लीजिए B1 और इसका नाम दे दूं B2। तो ये हो गई इसकी यानी बनावट। तो बनावट एक यानी इसकी संरचना एक बार फिर सुन लीजिए। क्षेत्र चुंबक, इसमें दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिसके मध्य में आर्मेचर को घुमाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो N से S की ओर होती है। दूसरा लिखना है इसमें यानी आर्मेचर। तो नरम कच्चे लोहे के एक रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और ये आर्मेचर क्या करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घूमती है। और तीसरा है हमारा विभक्त वलय, यानी पीतल के बने हुए एक रिंग्स होती है जिसको दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग कुंडली के दूसरे सिरे से और दूसरा दूसरे सिरे से और एक पहले सिरे से, यानी जोड़ देते हैं, जिन्हें बोलते हैं विभक्त वलय। और ये विभक्त वलय जब ये कुंडली घूमती है उसके साथ साथ घूमते हैं। और चौथा है हमारा बुरुस। तो बुरुस में हमें लिखना है कि कार्बन के बने दो बुरुस दोनों विभक्त वलय को क्या किए रहते हैं, स्पर्श किए रहते हैं। बुरुस स्थिर रहते हैं, बुरुस नहीं घूमेंगे, विभक्त वलय साथ साथ घूमती हैं, उसको बुरुस क्या करते हैं तो उसको स्पर्श किए रहते हैं। और बुरुस का संबंध हम कर देते हैं बाहरी परिपथ से जहां पर हमें विद्युत धारा भेजनी होती है। तो बुरुस का संबंध हम बाहरी परिपथ से कर देते हैं जहां पर हमको विद्युत धारा भेजनी होती है। तो ये बाहरी परिपथ है, इससे हम बुरुस का संबंध कर देते हैं। अब इसकी ये हो गई इसकी बनावट या संरचना। अब इसकी कार्यविधि, यानी ये कार्य कैसे करता है, तो ये बच्चों में समझना है। अब हम क्या करेंगे, किसी अक्ष के परितः, ये मान लीजिए अक्ष है, इसके परितः इसको क्या किया जाता है, आर्मेचर को घुमाया जाता है। यानी जैसे ये हमारी आर्मेचर है, इसका सिरा ए बी है, तो इसको जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त मान लीजिए कुछ इस तरह से घूम रही है कि ए बी सिरा ऊपर उठ रहा है और ये सीडी है ये नीचे जा रहा है, सीडी सिरा नीचे, इस तरह से इसको मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घुमाया जाता है। तो जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घुमाएंगे तो इसमें जो चुंबकीय जो बल रेखाएं ये इनकी संख्या में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
इसको फिर समझिए कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आर्मेचर को किसी भी विधि से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। ये हम जानते हैं, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जब मान लीजिए इस तरह से घूम रही है, इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई उसकी दिशा किधर होगी, यानी इस किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। तो दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ का नियम हम जानते हैं कि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उसकी पास वाली दोनों उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि ये तीनों लंबवत रहें। अंगूठा यानी चालक की गति की दिशा में हो, और जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो तीसरी उंगली क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा बताती है। यानी जो तीसरी उंगली है बीच वाली मध्यमा, वो विद्युत धारा की दिशा बताएगी। तो हमारी जो कुंडली ये घूम रही है कुछ इस तरह से, मान लीजिए हम सोचते हैं इस तरह से घूम रही है कि AB सिरा ऊपर उठ रहा है और CD नीचे जा रहा है, यानी दक्षिणावर्त घूम रही है अगर, तो AB नीचे जाएगा, AB ऊपर आएगा और CD नीचे जाएगा। तो उस स्थिति में इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किस दिशा में होगी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देखें, ये ऊपर जा रहा, तो अंगूठा ऊपर की दिशा, और ये जो उंगली चुंबकीय क्षेत्र N से S इधर है, तो जो धारा की दिशा हुई बीच वाली उंगली इस तरह से, जो ये बीच वाली उंगली हुई, जो विद्युत धारा की दिशा बताएगी। तो विद्युत धारा कुछ इसमें इस तरह से प्रवाहित होगी, इस तरह से, यानी कि ब्रुश B2 है और ये आएगी B2 से, यानी B2 से B1, और यहाँ जो रिंग्स है मान लीजिए कौन सी, ये S2 है विभक्त बल है, और ये कौन सी है, S1 है, यानी S2 से S1 की तरफ, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब यानी आधे चक्र के बाद, जैसे ही यानी आर्मेचर का आधा चक्कर हो जाएगा, जैसे ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, अब आधे चक्कर के बाद जो हमारा AB सिरा है, वो ये AB सिरा है वो किधर जाएगा, नीचे, और CD आएगा किधर, ऊपर। तो उस समय क्या होगा, इसमें विद्युत धारा की दिशा बदलेगी। किस तरह से, आप देखें, अगर ये मान लीजिए नीचे जा रहा है तो अंगूठा को चालक की गति की दिशा में रखूंगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसमें जो विद्युत धारा की दिशा हुई, पहले इसमें ऊपर उठ रही थी, अब इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होगी किधर होगी, नीचे की तरफ, यानी ये AB सिरा है, तो अब जो विद्युत धारा की दिशा होगी किधर से, B1 से B2 की ओर होगी। और उसी क्षण क्या होगा कि ये जो S2 सिरा है, यानी ये हमारा कौन सा है, S2 सिरा है, यहां अब धारा की दिशा किधर होगी, B1 से B2, पहले बह रही थी B2 से B1, अब जैसे ही B1 से B2 होगी उसी क्षण ये जो विभक्त बल है इसका, ये S1 था, इधर S2 था, तो S2 क्या होगा, किसके पास आ जाएगा, इसके B1 के पास आ जाएगा। तो अब जो S2 आ गया, इधर S2 था, पहले S2 से S1 बह रही थी, अब इधर B1 से B2 है, तो उस समय ये S2 आ गया, अब परपथ में धारा बहेगी S2 से S1। कहने का मतलब ये है, जिस क्षण यानी धारा की दिशा बदलती है उसी क्षण विभक्त बल की स्थिति भी उसी क्षण पर बदल जाती है। यानी जहां जो S2 था तो यहाँ S2 था, यहाँ पहुंच गया S1, और जहां S1 था वहां पर आ गया S2, यानी उसी क्षण यानी जो विभक्त बल का स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो अब भी यहाँ S2 आ गया, तो अब परिपथ में धारा बहेगी वो किधर बहेगी, वो अब भी S2 से S1 ही प्रवाहित होगी। कहने का तात्पर्य है कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो S2 से S1 यानी एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो जो धारा किसी परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं, और जिसमें ये धारा उत्पन्न की जाती है उसे हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। यहां समझना ये है कि
जैसे ही उस पर जैसे ही परिपथ में धारा की दिशा बदलती है, उसी क्षण ये जो हमारा स्लिप विभक्त वलय है, तो विभक्त वलय अपना स्थान उसी क्षण बदलते हैं, जिसके कारण परिपथ में जो धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार की धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं, और जिसमें ये धारा उत्पन्न की जा सकती है उसे हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। तो ये बच्चों हुआ हमारा, इतना आपको इसकी बनावट और कार्य विधि में लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।